साथ मौजूद है मैडम। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, जी, किस तरह के नमस्कार। कार्यक्रम हैं ये? क्या कुछ फ़ायदा इन लोगों इनसे मिलेगा आपको? देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने जनता की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम रखा और हर न्याय पंचायत में ये कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ के लोग आ रहे हैं और अपनी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। हर कार्यक्रम में कम से कम 50 से 100 लोगों की समस्याओं का निदान हो रहा है और लोग बहुत ही खुश हैं कि ऐसी सरकार हमें पहली बार देखने को मिली जो जनता के द्वार पर जाकर ही लोगों के समस्याओं का निस्तारण कर रही है। अच्छा, किस तरह के काम इसमें लोगों के हो पा रहे हैं और ऐसा क्या इस योजना से लाभ मिल भी रहा है इन लोगों को? क्योंकि तमाम पहले भी आप लोग योजना चलाते आए हैं। कितना प्रॉफ़िट इस बात का मान भी रहे हैं और किस तरह के काम इस योजना में हो रहे हैं? देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि हर कोई जिल अधिकारियों के दरबार तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनके छोटे-छोटे काम होते हैं। किसी की पेंशन रुकी हुई है, किसी की कागज़ जमा है, पेंशन नहीं लग पा रही है। छोटे-छोटे इश्यू होते हैं और वो इश्यू इन जनता दरबार के माध्यम से जब लोग वहाँ पर उठाते हैं, तो वहाँ पे सारे अधिकारी बैठे होते हैं। तो पता चलता है कि वो तो बहुत छोटी बात है, तो उनका काम वहीं पे समाधान हो जाता है। तो एक का लाइफ़लाइन मतलब लाइफ़ टाइम पेंशन लग जाती है जो रुकी हुई है। एक का जो पेंशन लगी हुई है लेकिन किसी कारण से कागज़ों की पूर्ति न होने के कारण वो रुकी हुई है। तो वो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, किसी को बीज वितरण करना है वो मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाता है। गेहूं के बीज हैं, राई के बीज है, अन्य जो हम आजकल बोते हैं, बुआई करते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। उद्यान के क्षेत्र में हैं आजकल, जैसे कई जगह हमारे यहाँ जंगली जानवरों का आतंक भी बना हुआ है। तो जैसे किसी के पे एक हमला हुआ, उसका मुआवजा वितरण किया जाना है, उसको नहीं हो पाया है। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो छोटे इशू के कारण उनकी मतलब समस्याएं बनी रहती हैं और वो वहाँ पर इन माध्यमों से लोगों के कामों का निस्तारण हो रहा है। मैडम, जंगली जानवरों का आतंक क्योंकि लगातार जारी है और ऐसे में अब स्कूली बच्चे भी स्कूलों में जाने से डर रहे हैं, अभिभावक भी बच्चों को स्कूलों में भेजने से डर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार किस तरह से काम कर रही है कि इनको थोड़ी निजात मिल सके, क्योंकि लगातार हमला बढ़ रहा है? जी, देखिए, लगातार आजकल इस साल कुछ जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, चाहे हमारा उत्तराखंड है, चाहे हिमाचल है, ऐसे जो जंगली जानवरों का आतंक है वो लगभग काफ़ी बढ़ा हुआ है। हम लोग भी परेशान हैं क्योंकि हम भी पहाड़ी क्षेत्रों के हैं। और अभी एक ही स्कूल में पोखरी में 2 बार वो आया। पहले दिन एक बच्चे पे हमला किया, फिर उसके दूसरे या तीसरे दिन कल भी उसी स्कूल में आकर के बच्चे पे हमला किया। तो निश्चित तौर पर इसके एक तो जो मतलब जगह जगह जो झाड़ियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ हमारे जो सड़कें बनी हुई हैं उन पे भी हमको झाड़ियाँ काटने की ज़रूरत है। जहाँ हमारे रास्ते हैं वो अवेयरनेस की भी ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि पहले जो काम हम महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के माध्यम से करते थे वो हमको फिर से करने पड़ेंगे। गांव की सबसे पहले गांव के आसपास झाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो स्कूल के आसपास जो झाड़ियाँ हैं वो उसका निस्तारण होना चाहिए, चाहे वो किसी तरह से भी हो। हम जनता के सहयोग से करें या किसी तरह से करें, लेकिन इन चीज़ों का नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो सड़कों में मैं कभी कभी जाती हूँ तो सड़कों में भी, जैसे हमारी पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, कई जगह वहाँ पे झाड़ियाँ रहती हैं। स्कूल में लोग उन्हीं सड़कों से आते जाते हैं। तो वो झाड़ियों की सफाई जैसे ही बरसात ख़त्म होता है उसके लिए या तो बजट का प्रावधान हो या फिर लोग अपने विभागीय बजट से करें या स्थानीय अवेयरनेस के द्वारा करें। पर ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो झाड़ियों में ये जंगली जानवर बहुत अधिक आ रहे हैं गांव के नज़दीक, तो वो कहीं ना कहीं दूर रहेंगे और ये जो आतंक हो रहा है ये इसमें कमी आएगी। दूसरा, जैसे ही ये इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी तो हमारी सरकार ने तुरंत ही वन विभाग को अलर्ट किया और जहाँ भी घटना होती है उससे पहले भी तुरंत वहाँ विभाग के लोग पहुँचते हैं, वहाँ पर घटना स्थल पे जाते हैं। जो जहाँ पे भी हमला होता है उसको तत्काल अस्पताल पहुँचाने का काम, उसको जो भी प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं
मुआवजा वितरण का काम वो किया जाता है। और कई बार मैं भी जब क्षेत्र में रहती हूँ तो मुझे भी वो लोग मिलते हैं, वन विभाग के लोग, मेरी भी चर्चा होती है उनसे। और मुझे लगता है कि इसके लिए अस्थाई निदान कैसे होगा, इस पे चर्चा करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो दूर दूर भी हम मोटर रोड बना चुके हैं, कई बार जंगलों से भी जाता है, तो हो सकता उसके कारण भी हो। और या तो फिर बारिश कम होने के कारण जो चीज़ें जंगलों में होती है वो नहीं हो पा रही है, इसलिए वो गांव की तरफ आ रहे हैं और इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। हमारा बचपन भी गांव में ही बीता है। डर पहले से भी रहता था, लेकिन कभी ऐसे देखने को नहीं मिला कि एकदम से इतना, मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में जंगली जानवर शहरों की तरफ या गांवों की तरफ आ रहे हैं। मैडम, स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा अभाव है, क्योंकि अगर इस तरह के हमले होते हैं तो तुरंत अस्पतालों में भी पहुंचाना ज़रूरी पड़ता है लोगों को। लेकिन जब स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं होंगी तो ऐसे में कैसे ये लोग सर्वाइव करेंगे? या फिर आपको नहीं लगता कि पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं की अभी भी कमी है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल है। कई जगह जहाँ जहाँ हमको जिन स्पेशलिस्टों की ज़रूरत है वहाँ पर है नहीं। हम लोग भी बार बार प्रयास करते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारे जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में स्पेशलिस्टों की ज़रूरत है वहाँ पर, क्योंकि लोगों को बहुत दूर या तो श्रीनगर जाना पड़ता है, या श्रीनगर भी उपलब्ध नहीं है तो देहरादून आना पड़ता है। देहरादून की स्थिति ऐसी है कि हम एम्स में जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर एकदम से लोगों को मतलब बेड नहीं मिल पाते, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पहाड़ों में अगर स्पेशलिस्टों की व्यवस्था हम लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जो लोगों को इतना व्यय करके देहरादून या बड़े अस्पतालों में यहाँ आना पड़ता है उसमें कमी आएगी, लोगों का उपचार वहीं हो पाएगा। लेकिन कारण और भी हैं, क्योंकि हम ही लोग ज़्यादातर देहरादून की, मतलब जो हमारे लोग हैं ज़्यादातर देहरादून में रहना पसंद करते हैं या दूसरे बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं। इसके कारण भी कई बार आते भी हैं तो अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं, तो ये भी ज़्यादा दिक्कतें हैं। मैं समझती हूँ कि हमारा पहाड़ है, हम लोगों ने राज्य की प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष किए, तो वहाँ की सेवा के लिए हमारा सभी का मन होना चाहिए कि हम वहाँ के लोगों की सेवा करें। और जो वहाँ पर ज़रूरतें हैं स्पेशलिस्ट की है, तो कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि वो भी प्रयासरत हैं, जल्दी कुछ मिलेंगे हमको डॉक्टर। मैडम, हरीश रावत जी के एआई वीडियोस कुछ वायरल हो रहे हैं, उसमें मुस्लिम प्रेम दिखाया जा रहा है, या फिर जुमे की नमाज की छुट्टी हो, या फिर मदरसे और मस्जिदों को सपोर्ट करना, उस तरह के वीडियोस में वो दिखाया जा रहा है और वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ये सब करा रही है। इसको लेकर वो लगातार पुलिस प्रशासन के पास भी जा रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं उसको? देखिए, अब वो उनका राजनीतिक दल है, कांग्रेस है, वो उनकी पैरवी करते रहे हैं। कई बार कार्यक्रमों में वो जाते हैं, वो उनका अपना राजनीतिक मंतव्य है, वो जाते हैं। लेकिन वो बार बार इस तरह से हर चीज़ का आरोप बीजेपी पे लगाना तो उनकी एक प्रवृत्ति टाइप बन गई है कि कुछ भी हो रहा है जीवन में तो वो आरोप बीजेपी पे लगाना है। तो बीजेपी तो अपने रास्ते जनता की सेवा कर रही है, सरकार के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है, संगठन के माध्यम से जनता की आवाज़ उठा रही है। तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस का एक इसी तरह का मतलब भाव बन गया उनका कि कुछ भी हो रहा है जीवन में सिर्फ आरोप लगाना है, उस पर मतलब सही दिशा में काम नहीं करना, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अब आरोप प्रत्यारोप ही उनकी पार्टी करती रहती है बस। क्योंकि 2027 भी नज़दीक है चुनाव, और ऐसे में अगर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है तो किस रूप में आप देख रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश से लेके और राज्य तक जनता के हित में काम कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को दुनिया का शक्तिशाली देश बनाने के लिए आज अनेकों दिशाओं में काम कर रहे हैं, हर प्रकार से काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर बने, हमारा राज्य आत्मनिर्भर बने, हमारा देश आत्मनिर्भर बने, उस दिशा में काम कर रहे हैं। और जैसे उनका संकल्प है कि सन 47 तक हमारा देश दुनिया का विकसित देश के रूप में इसका नाम लिया जाएगा,
उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, आप लोग देख ही रहे हैं कि भाई हर क्षेत्र में वो जा कर के, खुद भी जा कर के, अभी सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम हो रहा है तो वो खुद भी पहुंच कर के उन जनता दरबारों में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो हम 2027 क्या 2000 उससे भी आगे भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प इस राज्य में नहीं है, इस देश में भी नहीं है। और निश्चित तौर पर जो पार्टी जनता के हित के लिए काम करती है, जनता उसका साथ देती है। हम लोग राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं। हम राष्ट्र का हित चाहते हैं, राष्ट्र के हित के साथ राज्य का हित भी चाहते हैं और राज्य के हित के साथ अपने क्षेत्रों का भी हित चाहते हैं। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पर ये संकल्प हमारा उस शिखर की ओर बढ़ेगा जो मोदी जी ने संकल्प लिया है। धन्यवाद मैम। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए आशा नोटियाल जी हमारे साथ, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कापड़ी जी, लगातार अंकिता भंडारी के मामले को लेकर के चर्चा चल रही है और अब क्योंकि तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो, किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अंकिता हत्याकांड जो इतना बड़ा अपराध उत्तराखंड में हुआ, जिसने पूरे उत्तराखंड का झकझोर के रख दिया, और पहले दिन से उत्तराखंड के लोगों की, आम जनमानस की ये मांग थी कि अंकिता हत्याकांड की जो है सीबीआई जांच हो। क्यों अचानक घटना होते ही जिस कमरे में घटना हुई, साक्ष्य मिटाने के लिए क्यों बुलडोज़र चला दिया गया? बुलडोज़र चलाने का उद्देश्य क्या था? बुलडोज़र तो 4 दिन बाद भी चलाया जा सकता था, लेकिन आनन फानन में बुलडोज़र क्यों चलाया गया? और उसके बाद आज जो सोशल मीडिया में चल रहा है, और एक महिला बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लगातार इस बात को कह रही है कि बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता अंकिता हत्याकांड में शामिल हैं। देखिए, जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। अगर वो नेता पाक साफ हैं तो सीबीआई से क्यों डर रहे हैं? सीबीआई जांच से क्या उनको परहेज है? हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर प्रदेश की जनता मांग कर रही है तो सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है? अगर आप कहते हैं कि आपके नेता पाक साफ हैं, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी छवि खराब की जा रही है, तो आप सीबीआई जांच की संस्तुति कीजिए और सीबीआई के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सामने स्पष्ट हो जाएगी बात। लेकिन नहीं, सरकार डर रही है। तो सरकार क्यों डर रही है? तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो इसलिए हमारी तो मांग यही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, क्योंकि ये उत्तराखंड की सिर्फ अंकिता से मतलब नहीं है। हमारे देवभूमि पे इतना बड़ा आघात जो लगा है, इतना बड़ा जो अपराध हुआ है, अगर आज इसमें हिला हवाली हो गई, ढील हो गई और सरकार ही जो है अपराधी का संरक्षण करने लगी, तो सरकार जो है संरक्षण करने लगी, तो ये उत्तराखंड के आने वाले भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सरकार को सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए। क्योंकि लंबे समय से मांग भी हो रही है, परिजन भी लगातार मांग कर रहे हैं, तो क्या न्याय नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि लगातार जो बीजेपी हैं या फिर तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि कार्रवाई लगातार जारी है, मामला कोर्ट में भी है और दोषी जो हैं वो जेल में हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में जो दोषी हैं, जो प्राथमिक दोषी हैं, वो जेल में हैं। लेकिन जो वीआईपी है, जो पहले दिन से बात आ रही कि कोई वीआईपी सुविधा, वीआईपी जो है कि ट्रीटमेंट, वीआईपी कोई आया है, तो वो वीआईपी कौन है? पहले दिन से उत्तराखंड की जनता उस वीआईपी का नाम जानना चाह रही है और आज नाम भी कुछ उजागर हो गए हैं। उन नामों में क्या सच्चाई है? अगर सच्चाई नहीं है तो सरकार क्यों डर रही है? अगर सच्चाई है तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अगर लोग कहते हैं कि सीबीआई जांच होकर इस सच्चाई का पर्दाफाश होगा, तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सरकार तो पहले दिन से ही, अंकिता हत्याकांड के पहले दिन से ही, जितने वो दोषी इसमें दोष में भागीदार है, उतनी ही सरकार भी है। क्योंकि सरकार के ही कर्मचारियों ने जहां साक्ष्य एकत्रित होने थे वहां बुलडोजर चलवाया, तो सरकार भी दोषी है। इसका मतलब सरकार संरक्षण कर रही है। सरकार का मतलब है कि सरकार के लोग जो इन्वॉल्व उन्हें बचाने के लिए सरकार ये सब कुछ कर रही है। नहीं तो सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि एआई वीडियोस इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, हरीश रावत जी के सोशल मीडिया पर एआई जो वीडियोस हैं वो आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या बड़ी साजिश है कांग्रेस के खिलाफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो साजिशकर्ता पार्टी ही है। एआई का सदुपयोग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। सबसे पहले तो सरकार को एआई के लिए नियम कानून बनाने चाहिए। अगर एआई का दुरुपयोग हो रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एआई का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में भी कुछ बोल दें।
और दूसरी बात, आज जो दोषी भी है तो वो कह देता है जी एआई से मिक्स वीडियो है, मैं तो हुई नहीं। तो कोई एक मापदंड, कोई एक ऐसा तरीका इस टेक्नोलॉजी को उपयोग करने का होना चाहिए कि जिससे इसका उपयोग गलत कामों में ना हो, इसका उपयोग सही कामों में हो। हरीश रावत जी जैसे सीनियर पॉलिटिशियन, जिनने मुझे लगता है 50 साल से ज़्यादा 57 साल जो है राजनीति को दे दिए, उत्तराखंड को दे दिए, और उत्तराखंड के जन जन को पहचानते हैं, उत्तराखंड के चप्पे चप्पे को पहचानते हैं, उत्तराखंड की मूलभूत चीज़ें, चाहे वो जड़ी बूटियाँ हों, चाहे वो उत्तराखंड का उत्पाद हो, चाहे उत्तराखंड के युवाओं की बात हो, गाड़ गधेरे की बात हो, जो उत्तराखंडियत की बात करने वाले सबसे बड़े नेता जो हैं, उन पर ऐसे आरोप लगाना ये कोई हंसी मजाक नहीं है। एक व्यक्ति जो इतने लंबे समय से सामाजिक जीवन में और समाज के लिए काम कर रहा है, उस व्यक्ति पर आरोप लगा देना ये मजाक या हंसी खेल नहीं है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एआई के उपयोग के लिए नियम कानून बनाने चाहिए सरकार को। क्योंकि पहले भी ये देखा गया कि इस तरह के आरोप, जैसे कि जुमे की नमाज हो या फिर यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर के हो, वो भी फैक्ट्स जब आए थे, बार बार इस तरह की बात सामने आई थी, तो उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। क्या लग रहा है कि इस तरह की माहौल अगर होता है तो फिर आने वाला, क्योंकि अब इलेक्शन भी ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए, जब गलत तथ्यों को पेश कर किसी धोखेबाजी से, गलत तरीके से चुनाव जीता जाता है, तो प्राथमिक ये है कि दिखाई तो ये देता है कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है, लेकिन वाकई वो नुकसान जब बेईमानी से जो सरकार बनाती है और सरकार बन जाती है तो राज्य को नुकसान होता है। और यही 2022 के चुनाव के बाद हमारे प्रदेश को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आज आप देख रहे हैं कि पेपर लीक, जैसे ही कोई बच्चा पढ़ के जाता है, गरीब बच्चा जो है कि सिर्फ सरकारी नौकरी से ही अपने जीवन को पटरी पर ला सकता है, तरक्की कर सकता है, वो उसके लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है, तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये क्या है? ये कमज़ोर सरकार, जो बेईमानी से बनी हुई सरकार है। अब आप देखते हैं अंकिता हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, लाल कुआं जो है डेयरी वाला मामला है, सल्ट में रेप का है, चंपावत में रेप का है, रुड़की वाला मामला है, सामूहिक जो है यहाँ बलात्कार देहरादून का है, एक नर्स की हत्या रुद्रपुर की है, कई हत्याएं हैं, लूट है, जैसे देहरादून में ही लूट हो गई, हरिद्वार में लूट हो गई। ये सब उसके दुष्परिणाम हैं, जिसमें लोग कहते तो ये हैं कि भाई आप कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ का नुकसान हो गया। नहीं, कांग्रेस का पार्टी को तो प्राथमिक नुकसान हो गया, वो सरकार से सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन उसका असली नुकसान राज्य की जनता को होता है। जो सरकार बैठती है, आज की दुरुस्त बदहाल कानून व्यवस्था, वो उसका दुष्परिणाम है। आज का गिरता स्वास्थ्य का स्तर, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, वो उसका दुष्परिणाम है। गिरती शिक्षा की व्यवस्था, सरकारी शिक्षा की व्यवस्था, वो उसका दुष्परिणाम है। हमारे प्रदेश में बाहर के लोग आकर, जो हमारे प्रदेश का कृत्रिम रोजगार था, आज जो है कि खनन माफिया, जो एक बाहर की कंपनी को लाकर सरकार ने सब कुछ उसके हाथ कर दिया। जो हमारे वन निगम जो है और कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल निगम जिस काम को करते थे, वो एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। आज आउटसोर्स जो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो इस सरकार की गलत फहमी फैलाकर सरकार बनाने के कारण उन लोगों का रोजगार आज अधर पर है। आज जो हमारे उपनल के कर्मचारी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि समान कार्य समान वेतन और जो है कि नियमावली नियमितीकरण की बननी चाहिए, वो सरकार नहीं बना रही है, क्योंकि वो बेईमानी से बनी हुई सरकार है, उसको दर्द नहीं है राज्य से। तो जो भी ये बातें फैलाकर जाति की, धर्म की, वर्ग की लड़ाई कराकर, दंगे कराकर जो सरकार बनाते हैं, वो सरकार बनने के बाद उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो राज्य को और देश को होता है, जो आज हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाए हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या इस कार्यक्रमों से कितना फ़ायदा जो लोग हैं उन तक पहुँचेगा? देखिए, हम रामायण देखते हैं तो रामायण में एक पात्र है कुंभकर्ण, जो 6 महीने सोता है, 6 महीने उठता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस कुंभकर्ण से भी बड़ी कुंभकर्णी नीति से 4 साल बाद जागी है। 4 साल बाद सरकार को याद आया है कि जन जन के द्वार सरकार हमने कैंप लगाने हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो ये कुंभकर्णी नीति से 4 साल बाद उठी है सरकार। और आज जहाँ भी कैंप लग रहे हैं, उन कैंपों का आप स्तर देख लेंगे तो वहाँ जो सक्षम अधिकारी हैं वो उपस्थित भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अधिकारी निरंकुश हो चुका है। वो जानता है कि ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। एक कैंप में मुझे भी जाने का मौका मिला अपनी विधानसभा में, तो वहाँ सक्षम अधिकारी ब्लॉक स्तर के उपस्थित ही नहीं थे, एडीएम की उपस्थिति में थी। उसके बावजूद भी, मैं अधिकारियों के नाम नहीं खोलना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे विभागों के अधिकारी उपस्थित नहीं थे,
कोई किसी बहाने से, कोई किसी बहाने से बाहर था। इस स्तर के कैंप लगाकर सरकार खाना पूर्ति कर रही है और 4 साल बाद इनका कोई उद्देश्य बनता नहीं है। सरकार को पहले वर्ष से इसको शुरू करना चाहिए था ताकि 4-4.5 वर्षों तक उसका फीडबैक लेकर जो समस्याएं उनका समाधान हो पाता। अब जो समस्याएं आ रही हैं, मुझे लगता है कि 1-2% समस्याओं का भी समाधान नहीं हो पाएगा। और जो वहाँ सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही है वो ये आ रही है कि जो सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाए हैं, बिल 4 गुने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा शिकायत लोगों की उसी बात की आ रही है। अच्छा, क्योंकि ऑपरेशन इस तरह के चला रहे हैं, ऑपरेशन कालने में एक चलाया गया, उसमें बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कार्रवाई भी हुई है। कई ऐसे साधु संतों को भी पकड़ा गया जो ठगी का करने का काम करते हैं। ऑपरेशन कालने में को किस रूप में आप देखते हैं, क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी ठग तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उससे बड़ा ठग कौन हो सकता है? अगर वो ठगी से बाहर निकले तो तब कालने में चला के कुछ फ़ायदा है। 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जीरो टॉलरेंस होगा। तो ये सब बातें कहाँ गई? ये आपने ठग कर कोई तो जनता को में सरकार बनाई है। आप चुनाव से पहले लोगों के खाते में पैसे डाल रहे हैं कि आपको ऐसे पैसे मिलते रहेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, जिसमें जनता को ठगा ही तो जा रहा है। तो आप तो सार्वजनिक रूप से ठग रहे हैं। आपसे बड़ा कालमोनी कौन है? आपकी सरकार से बड़ा कालमोनी कौन है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो ये वादे किए आपने चुनाव के बाद चुनावी जुमला कह दिया। जब इस स्तर पर बैठे हुए लोग कोई बात बोलकर मुकर जा रहे हैं तो वही बात तो समाज में जानी है, तो वही लोग भी नीचे कर रहे हैं। और रही बात, अगर आपने कोई कार्रवाई कही तो सार्वजनिक करिए। कौन लोग हैं वो, कैसे आए, कैसे पकड़े गए, कौन उन्हें लाया, कहाँ वो रह रहे थे, किसके साथ रह रहे थे, उसकी जो तय तक जाइए। उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? ये सिर्फ अखबार और मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए और वो आंकड़ों को देने के लिए सरकार ये सब बातें कर रही है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बात कर रही है। बात आज होनी चाहिए बेरोजगारी पर, बात आज होनी चाहिए सरकारी रोजगार में भ्रष्टाचार पर, बात आज होनी चाहिए महंगाई कैसे नियंत्रित की जाए, बात आज होनी चाहिए महिला अपराध पर कैसे नियंत्रण किया जाए, बात आज होनी चाहिए कि जो जंगली जानवर लोगों को लगातार अपना निवाला बनाते जा रहे हैं, जो फसल गांव में बर्बाद होती जा रही है जंगली जानवरों से, उसको कैसे रोका जाए। बात होनी चाहिए कि उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे कैसे लिए जाया जाए। उस पर कोई बात नहीं हो रही है। सरकार सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए, अखबार की सुर्खियों के लिए ये सब कर रही है। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि 2027 की कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है, किस तरह से आप लोग तैयार हैं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस हमेशा जो है कि ये चाहती है कि एक स्वस्थ और अच्छी सरकार बने, जनता की चुनी हुई सरकार बने, और वो सरकार बनने के बाद जनहित में काम करे, और उसके लिए कांग्रेस हमेशा तैयार है। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती कि सरकार बनाने के बाद अपना ही प्रचार करते रहो, उस पार्टी का प्रचार करते रहो, जबकि सरकार बनने के बाद जनहित के काम होनी चाहिए, जनता के हित के काम होने चाहिए, अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, न कि खाली जुमलों की सरकार। अभी तो जुमलों की सरकार चल रही है। तो कांग्रेस तैयार है और संगठन के रूप ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है, बूथ से लेके सब तैयारी की जा रही है, और आने वाले 2027 के लिए कांग्रेस जो है जनता के बीच जाकर इन मुद्दों पर बातचीत करेगी। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत कर रहे थे उपनेता प्रतिपक्ष मोहन कापड़ी जी, जिन्होंने राज्य के तमाम विषयों पर भी हमारे साथ खास बातचीत की है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।